कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो? जैसे ही प्रिंसिपल की नींद टूटी, उसने राज और पंखुड़ी की तरफ देखकर गुस्से में कहा। राज प्रिंसिपल को जागा देखकर बेहद डर गया। उसके होशो हवास एकदम से गायब हो गए। अभी उसके सर से सस्पेंड होने का साया हटा भी नहीं था कि अब एक नई मुसीबत ने उसके सामने दस्तक दे दी थी। अब राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अब ऐसे भूतों जैसे क्या खड़े हो? जवाब दो, आखिर कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल ने दोबारा पूछा। अब तक उनका पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो राज और पंखुड़ी को घर में घुसने की कोई बड़ी सजा देने का मन बना चुके थे। वो हम तो बस, राज ने हड़बड़ाते हुए बोलना शुरू किया। विस्मृतम। पंखुड़ी ने अपना हाथ आगे किया और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र का असर होते ही प्रिंसिपल एकदम चुप हो गए। इसके बाद पंखुड़ी ने दूसरा मंत्र पढ़ा और प्रिंसिपल दोबारा सो गए। ये तुमने क्या किया? कहीं ये मर तो नहीं गए? राज ने प्रिंसिपल के पास जाकर पंखुड़ी से पूछा। अरे नहीं नहीं, मैंने बस इनकी याददाश्त मिटाई और इन्हें वश में करके इनसे सो जाने के लिए कहा। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? हमारा काम बन गया है, अब तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा। पंखुड़ी ने राज को शांत हो जाने के लिए कहा। ओह, अच्छा फिर ठीक है, मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुमने इन्हें मार तो नहीं दिया। राज ने गहरी सांस लेकर कहा। इसके बाद राज और पंखुड़ी दोनों बाहर आ गए। राज ने पंखुड़ी से हॉस्टल चलने के लिए कहा। पंखुड़ी भी राजी हो गई। लड़कों के हॉस्टल में लड़की को देखकर वहाँ के लोग बौखला गए। राज ने सभी को ये बताया कि पंखुड़ी उसकी चचेरी बहन है। लड़कों का मिजाज राज को लेकर अचानक बदल सा गया। सभी राज को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगे। राज जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और उसने दरवाजा बंद कर लिया। पंखुड़ी लड़कों के हालत पर धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। इसके बाद पंखुड़ी ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि वो शाम को भूतनाथ मंदिर की ओर जाने वाली हैं। सभी ने उसे ख्याल रखने के लिए कहा। आप सभी लोग इतना डर क्यों रहे हैं? मैं अपनी जान बचा सकती हूँ, आखिर हो तो मैं एक जादूगर ही। पंखुड़ी ने कहा। स्मृति भ्रामक, लगता है तुम्हें भूतनाथ मंदिर के बारे में कुछ नहीं मालूम। बाबा बैरागी ने कहा। मुझे क्या मालूम होना चाहिए था? पंखुड़ी ने कहा। कलंदर नाम का एक बुरा जादूगर है। वो कई सालों से भूतनाथ मंदिर को हथियाना चाहता है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा। कलंदर बहुत ही खतरनाक है। उसका जादू बहुत आगे निकल चुका है। वो तो अब काला जादू भी करने लगा है। बाबा बैरागी ने कहा। अच्छा ठीक है, पंखुड़ी ने कहा और डिवाइस बंद करके रख दी। राज ने भी ये सारे मैसेज पढ़ लिए और उसके अंदर दोबारा से डर बैठ गया। उसकी किस्मत तो पहले से खराब चल रही थी। पिछले 4-5 दिनों में वो कई बार मरते मरते बचा था, लेकिन कलंदर की बात पढ़कर उसे इस बार बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। क्या हम भूतनाथ मंदिर जाने का प्लान ड्रॉप नहीं कर सकते? राज ने पंखुड़ी से भूतनाथ मंदिर न जाने के बारे में कहा। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? भले ही ये लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे सामने मुसीबत आई तो हम दोनों डट कर उसका सामना करेंगे। पंखुड़ी ने राज को दिलासा देते हुए कहा। अभी भी राज का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बेमन से पंखुड़ी के साथ भूतनाथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों लोग जाकर बस में बैठ गए और थोड़ी ही देर में ऋषिकेश आ गया। बस स्टॉप पर उतरते ही पंखुड़ी ने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सभी ने राज और पंखुड़ी को एक ही जगह का पता बताया तो दोनों उसी पते की ओर चल पड़े। लेकिन उस जगह को देखकर पंखुड़ी समझ गई कि ये कोई दूसरी जगह है। उसने बचपन में भूतनाथ मंदिर देखा था, जबकि जिस जगह वो खड़े थे वो काफी नई थी। तभी पंखुड़ी को एक पूछताछ केंद्र दिखाई दिया। पंखुड़ी तुरंत उस तरफ चल पड़ी। सुनिए, क्या आप पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में कुछ बता सकती हैं? पंखुड़ी ने पूछताछ खिड़की पर जाकर पूछा। पुराना भूतनाथ मंदिर? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। वहाँ बैठी एक लड़की ने कहा। अच्छा फिर ठीक है, थैंक यू, पंखुड़ी ने जवाब दिया और वापस राज के पास आ गई। लगता है हमें कहीं और पूछना पड़ेगा, पंखुड़ी ने राज से कहा और दोनों रास्ते पर चलने लगे। हेलो सर, यहाँ 2 लोग पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ का रहस्य जानना चाहते हैं। पूछताछ केंद्र पर बैठी लड़की ने किसी को फोन लगाकर कहा। अच्छा, तो आखिरकार पहाड़ी महारथियों ने अपने सिपाहियों को भेज ही दिया। तुम चिंता मत करो, वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं लौटेंगे। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई। जी ठीक है कलंदर जी, जैसा आपका आदेश, पूछताछ केंद्र की लड़की ने कहा और फोन रख दिया। कलंदर भी पहले पहाड़ी महारथियों में से एक था, लेकिन समय के साथ ताकत की उसकी भूख बढ़ती गई। उसने काले जादू की तरफ अपना रुख कर लिया।
जैसे ही पहाड़ी महारथियों को इसके बारे में खबर मिली, उन्होंने कलंदर को अपने समूह से निकाल दिया। उसी दिन से कलंदर पहाड़ी महारथियों के खिलाफ हो गया। कलंदर ने अपनी खुद की फौज बना ली। उसे पता चला कि भूतनाथ मंदिर में छुपा रहस्य उसकी ताकत और बढ़ा सकता है, इसीलिए उसने भूतनाथ मंदिर को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन भूतनाथ मंदिर पर लगे जादुई प्रतिबंध को तोड़ पाना उसके वश में नहीं था। भूतनाथ मंदिर में सिर्फ पहाड़ी महारथी ही जा सकते थे, जबकि कलंदर की डिवाइस महारथियों ने छीन ली थी। ये वही डिवाइस थी जिसे कलंदर ने चोरी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा था और डिवाइस राज को मिल गई थी। राज और पंखुड़ी यहाँ वहाँ पूछते हुए एक बूढ़े आदमी के पास पहुँचे। सुनिए दादाजी, क्या आपने पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में सुना है? पंखुड़ी ने कहा, बेटा एक अरसा बीत गया कि किसी ने मुझसे पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछा है। कई सालों पहले एक आदमी आया था, मुझसे पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछा था, लेकिन शायद वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। बेटा वो मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है, उसके अंदर जाना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका पता जरूर बताऊंगा। आगे से सीधा जाकर तुम्हें एक पहाड़ी दिखाई देगी। उसी पहाड़ी पर आम के पेड़ों का पीछा करते हुए तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। वो गुफा आगे जाकर खुल जाती है और वही है रहस्यमयी भूतनाथ मंदिर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वहाँ कई चुनौतियाँ तुम्हारा रास्ता देख रही हैं। अगर तुमसे कोई भी चूक हुई तो इसका खामियाजा तुम्हें अपनी जान देकर भी भुगतना पड़ सकता है। बूढ़े आदमी ने पंखुड़ी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जी ठीक है दादाजी, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। थैंक यू, पंखुड़ी ने कहा और राज के पास आ गई। अब काफी रात हो गई है, इसीलिए हमें कल सुबह मंदिर के लिए निकलना होगा। आज रात हम यहीं पर ठहर जाते हैं, पंखुड़ी ने राज से कहा और दोनों ही होटल ढूंढने के लिए निकल गए। जहाँ वो खड़े थे वहीं उनकी सारी बातें एक आदमी ने सुन ली और उसने तुरंत किसी को फोन लगाया। कलंदर जी, उन दोनों को भूतनाथ मंदिर का पता चल चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने फोन पर कहा। अपने कुछ आदमियों को उनके पीछे लगा दो और मौका देखते ही उनका काम तमाम कर दो। उनके पास जो डिवाइस है वो लेकर सीधा मेरे पास आ जाना। मैं भी तो देखूं पहाड़ी महारथियों में कितना जोर है। कलंदर ने हंसते हुए कहा। उस आदमी ने अपने कुछ साथियों को फोन लगाकर बुला लिया और सभी राज और पंखुड़ी के पीछे पीछे जाने लगे। राज और पंखुड़ी ने एक होटल में अलग अलग कमरे लिए और आराम करने लगे। सुबह होते ही जब दोनों भूतनाथ मंदिर के लिए निकले तो एक सुनसान रास्ते पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। वो सभी काफी हट्टे कट्टे थे और उनकी आंखों में खून की प्यास साफ दिख रही थी। उन्होंने हाथों में धारदार हथियार ले रखे थे। उन सभी ने राज और पंखुड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पंखुड़ी उनके हथियारों से समझ गई थी इनमें से कोई भी जादूगर नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग और उनके हथियार देखकर वो पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि वो अकेले इन सबको संभाल लेगी। उन आदमियों ने एक साथ राज और पंखुड़ी पर धावा बोल दिया। राज डर कर नीचे बैठ गया, लेकिन पंखुड़ी ने एक आदमी पर मंत्र पढ़ा जिससे वो दूर उछल गया। इसके बाद पंखुड़ी ने तेज हवाएं चलाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके ताकतवर शरीर के कारण उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। पंखुड़ी ने हड़बड़ी में उन पर आग से हमला किया, लेकिन उसका ये जादू उसके पुराने जादू के कारण ही बेकार चला गया। उन लोगों ने राज और पंखुड़ी को जकड़ लिया और उनमें से दो लोग उनकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगे। पंखुड़ी अब पूरी तरह से बेबस थी, जबकि राज डर के मारे कांप रहा था। इतने में ही राज का हाथ अपनी डिवाइस पर पड़ा और उसने अनजाने में ही बटन दबाना शुरू कर दिया। अचानक से एक तेज भूचाल आया और उन लोगों की पकड़ ढीली हो गई। मौका पाते ही पंखुड़ी ने तुरंत ही एक जोरदार मंत्र पढ़ा और वो सभी जमीन पर ढेर हो गए। राज और पंखुड़ी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकले। पंखुड़ी ने जल्दी से अपनी डिवाइस बाहर निकाली और ग्रुप में इस हमले की सारी जानकारी डाल दी। क्या तुम पर हमला हुआ है? अभी हम में से कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हें ही इस मामले से निपटना होगा। कोशिश करना कि किसी मुसीबत में पड़े बिना अपनी जान बचा पाओ। एक बार बस भूतनाथ मंदिर पहुंच जाओ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बाबा बैरागी ने कहा। बाबा बैरागी का मैसेज देखकर राज पूरी तरह से डर गया। उसे लगा था कि पहाड़ी महारथियों में से कोई उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब राज और पंखुड़ी अपने दम पर ही ये काम करने के लिए मजबूर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ना ही ठीक समझा। जैसे ही वो लोग जंगल की तरफ आगे बढ़े, उन्हें आसपास से तेज रोशनी दिखाई दी। वो दोनों पेड़ों के सहारे छुप गए।
इस बार कलंदर ने उनके पीछे जादूगर भेजे थे। पंखुड़ी इतने सारे लोगों से अकेले नहीं निपट सकती थी, इसीलिए राज ने एक तरकीब निकाली और उन पर छुपकर वार करने के बारे में सोचा। राज और पंखुड़ी चोरी छुपे एक एक जादूगर को पीछे से मारने लगे और देखते ही देखते सभी जादूगरों का सफाया हो गया। आखिर हमने अपने दुश्मनों को मार ही गिराया, राज ने खुशी मनाते हुए कहा। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है, तुम वाकई कमाल के हो। अब हमें किसी और के आने के पहले भूतनाथ मंदिर की ओर चल देना चाहिए, पंखुड़ी ने हाँफते हुए कहा और दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसा उस बूढ़े आदमी ने बताया था, ठीक वैसे ही राज और पंखुड़ी आम के पेड़ों का पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा में काफी अंधेरा था, तो पंखुड़ी और राज ने डिवाइस से रोशनी पैदा की और वो लोग गुफा के दूसरी तरफ निकल गए। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि गुफा के दूसरी तरफ सिर्फ एक खाली मैदान है, वहां किसी भी तरह का कोई मंदिर मौजूद नहीं था। क्या हमें किसी ने जाल में फंसाया है? क्या ये भी किसी की चाल है? राज ने हैरान होकर कहा। आखिर राज और पंखुड़ी को भूतनाथ मंदिर क्यों नहीं दिखा? क्या कलंदर ने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा था और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था? जैसे ही राज और पंखुड़ी गुफा के पार निकले, उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी राज को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत अपनी डिवाइस बाहर निकाली और डिवाइस से एक रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी सामने पड़ते ही अपने आप एक आकृति सामने आने लगी। अब राज और पंखुड़ी के सामने भूतनाथ मंदिर था। वाह राज, तुमने तो कमाल का दिमाग लगाया, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, पंखुड़ी ने राज की तारीफ करते हुए कहा और दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के भीतर घुसते ही अंदर तक कपकपी उठा देने वाला अंधेरा था। लेकिन ऐसी हालत में राज भी डर गया। वो उजाला करने के लिए अपनी जेब में फोन को ढूंढने लगा। राज की हालत इतनी बुरी हो रही थी कि डर के मारे उसकी पैंट गीली होने वाली ही थी, लेकिन राज जैसे तैसे खुद को काबू कर रहा था। टॉर्च जलाकर राज आगे बढ़ने लगा, जबकि उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। जैसे ही पंखुड़ी और राज मंदिर के अंदर पहुंचे, वहां से डरावनी आवाजें आने लगी थी। मंजर इतने भयानक होने लगे कि किसी की भी जान हलक में फंस जाए। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, राज को और भी ज्यादा डर लगना चालू हो गया। लेकिन पंखुड़ी बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पंखुड़ी को हमेशा से ही इस तरह के माहौल की आदत थी, या वो बचपन से ही इस पल के इंतजार में थी। उसने अपने पापा की डायरी में भूतनाथ मंदिर के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था। इतने में ही तेज हवाएं चलने लगी, राज को ठिठुरन होने लगी और अचानक ही राज के पैर पर से एक बिल्ली गुजर गई। राज डर के मारे चीख उठा। अरे डरो मत राज, यहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है, हम बस यहाँ भूत पकड़ने ही तो आए हैं। भूतनाथ मंदिर का रहस्य ही यही है, पंखुड़ी ने बिल्कुल सादे अंदाज में कहा। भूत? पंखुड़ी की बात सुनकर राज के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। हाँ, मैंने अपने पापा की डायरी में इनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने भी यहीं से भूत पकड़े थे और बाद में उन्हें और ताकतवर होने के लिए यही छोड़ दिया था। भूत आसानी से नहीं मिलते। अगर किसी के हाथ भूत लग जाए तो वो अपनी ताकत को भूत की ताकत के साथ मिला सकता है। पंखुड़ी ने डायरी की इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर दी। अच्छा, तो भूतों की शक्ति का पता कैसे लगाया जाता है? राज ने हैरान होकर पूछा। भूतों की भी अलग अलग वैरायटी होती है। एक सबसे कमजोर भूत से भी तीसरे लेवल तक की ताकत हासिल की जा सकती है। जब भूत की थोड़ी सी ताकत बढ़ जाती है तो वो हमला भी करने लगते हैं। इन्हें हासिल करके 6वें लेवल तक की ताकत हासिल की जा सकती है। और सबसे ऊंचे लेवल के जो भूत होते हैं उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, वो जादू भी सीख सकते हैं। अगर इस तरह के भूत अपने जादू पर काबू कर लेते थे तो वो खुद को अमर भी कर लेते थे। ऐसी हालत में फिर उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। पंखुड़ी ने नॉर्मल ढंग से जवाब दिया। तो क्या यहाँ भी ऐसे ताकतवर भूत मिलेंगे? राज ने घबरा कर पूछा। अरे इस लेवल के भूत तो सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। पिछले 10,000 सालों में इस लेवल के बस 5 भूतों की चर्चा मिलती है। भूतों की सबसे खास बात यह होती है कि यदि एक बार अपना मालिक चुन ले तो कभी भी उनके साथ धोखा नहीं करते। वो बिना किसी शिकायत के अपने मालिक का हर कहना मानते हैं। पंखुड़ी ने जवाब दिया। तो क्या अब भूत खत्म हो गए? राज की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा। पहले कई भूत पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ भूतों की संख्या कम हो गई है।
अब बस कुछ गिने चुने भूत ही बचे हैं और जिन्हें उनके बारे में पता है बस वो लोग ही उन तक पहुंच सकते हैं। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि ये सारी जानकारी हमारे पास पहले से थी, वरना हम तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। ये सब मेरे पापा के इस डायरी के कारण ही हो पाया है। पंखुड़ी ने जल्दी जल्दी राज को भूतों के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो उसने उसके पापा की डायरी में पढ़ा था। तुम्हारे पापा ने उस भूत को यहाँ क्यों छोड़ा था? राज ने हैरान होकर पूछा। जब मेरे पापा को वो भूत मिला तब वो इतना ताकतवर नहीं था, इसीलिए उसकी ताकत बढ़ाने के लिए पापा ने उसे यहाँ एक बंदिश लगाकर छोड़ दिया ताकि वो ताकतवर बन सके। तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और मेरे पापा चाहते थे कि मेरे बड़े होने तक वो भूत अच्छी तरह से ताकतवर हो जाए ताकि वो हमेशा मेरी रक्षा करें। पंखुड़ी ने जानकारी देते हुए कहा। तो क्या तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें इन सब के बारे में बताया? राज ने अपना अगला सवाल दाग दिया। नहीं, न जाने मेरे पापा ने कभी इसके बारे में मुझसे चर्चा क्यों नहीं की। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उनकी डायरी मिल गई और मैं खुद यहाँ आ गई। अब तो आज मैं एक भूत पकड़कर ही लौटूंगी। पंखुड़ी ने राज को सारी बात साफ साफ बता दी। इतनी बातचीत के बाद राज और पंखुड़ी ने आगे चलना शुरू किया। मंदिर के अंदर इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी थोड़ी ही दूर के बाद गायब हो रही थी। अचानक से पंखुड़ी और राज को भूत की आवाज सुनाई दी। पंखुड़ी को लगा था कि भूतनाथ मंदिर में सिर्फ एक ही भूत होगा, लेकिन उनके सामने दो भूत दिखाई दिए। उन्होंने पंखुड़ी पर हमला बोल दिया। जब तक पंखुड़ी एक भूत से निपटती उतने में दूसरे भूत ने छिपकर उस पर हमला कर दिया। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके पापा ने यहाँ सिर्फ एक भूत छोड़ा था तो यहाँ दो भूत कहाँ से आए। अचानक हुए हमले के लिए पंखुड़ी तैयार नहीं थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। पंखुड़ी ने याद करके भूतों को पकड़ने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। भूतों को काबू करने के बस दो तरीके थे, या तो उनके साथ भाईचारा बना लिया जाए और उन्हें अपनी तरफ मिला लिया जाए ताकि वो आपकी गुलामी स्वीकार कर ले, और या तो उन पर हमला करके उन्हें कैद कर लिया जाए और जबरदस्ती उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। पंखुड़ी को फिलहाल दूसरा तरीका चुनना ही बेहतर लगा, क्योंकि जिस तरीके से भूतों ने उस पर हमला किया था वो भाईचारे के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। पंखुड़ी जादूगरी के तीसरे लेवल तक पहुंच चुकी थी। साथ ही साथ पंखुड़ी के पिता ने पंखुड़ी की ट्रेनिंग इस तरह से करवाई थी कि वो अपने आप में एक हथियार बन चुकी थी। पंखुड़ी पूरी तरह से हर लड़ाई के लिए तैयार थी। वो पहले से ही मन बना कर आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसके और भूतों के रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। उस भूत के अचानक हमले से पहले तो पंखुड़ी थोड़ी देर के लिए चौंकी, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। करिश्माई ताकतों, सामने आओ। भूत के हमले के पहले ही पंखुड़ी ने जवाबी हमला कर दिया। उसने दो ताकतवर शक्ति के गोले बनाए और भूतों पर उछाल दिए। जैसे ही शक्ति के गोले भूतों को लगे, उनके शरीर से धुआं उठने लगा। पंखुड़ी के मात्र एक हमले से भूतों की हालत ढीली हो गई। पंखुड़ी के एक ही वार से भूत हार की दहलीज पर पहुंच गए। पंखुड़ी को यह मौका अच्छा लगा। पंखुड़ी दौड़कर भूत के पास गई और उन पर सीधा हमला करने लगी। ऐसे में भूतों को भागने के अलावा और कोई तरीका बेहतर नहीं लगा। भूतों ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और पंखुड़ी से दूर उड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे पंखुड़ी अपना हाथ घुमाती, वैसे वैसे भूतों की हालत और बुरी होती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में उनकी राख हवा में उड़ जाएगी। हालांकि पंखुड़ी अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भूतों को कैद करना चाहती थी, ना कि उन्हें बर्बाद करना। क्योंकि अगर पंखुड़ी अपनी पूरी ताकत से हमला कर देती तो भूतों की धज्जियां उड़ जाती। लगातार हो रहे हमलों से भूतों ने अपनी जान बचाई और मंदिर के किनारे जाकर अपना सबसे ताकतवर हमला किया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनको एक जगह पर केंद्रित करने लगे। एक भूत ने जोर से चिल्लाया। भूत के सामने एक छोटी सी सुनहरी रोशनी चमकने लगी और वो पंखुड़ी की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा भूत भी जोर से चिल्लाया और उसके सामने लाल रोशनी चमकने लगी। अचानक ही उसका आकार 2 गुना हो गया। इस तरह दोनों ही भूतों ने अपनी ताकत बढ़ा ली और अब वो पंखुड़ी और राज की जान को खतरा बन गए। भूतों को अपनी सारी शक्तियों के साथ अपना लड़ना भारी लगने लगा था, लेकिन पंखुड़ी के इरादे कुछ अलग ही थे। क्या यही तुम्हारा सबसे खास हमला है? अगर ऐसा ही है तो अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि जिसे तुम लोग अपना बेस्ट समझ रहे हो वो मेरी शुरुआत के बराबर भी नहीं है। पंखुड़ी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा। थोड़ी ही देर में पंखुड़ी ने अपनी कलाइयों को रगड़ा और अपने हाथों से तितली का आकार बनाया।
ये जादू पंखुड़ी का पुश्तैनी जादू था, जिसका नाम तितली का नाच था। इस जादू की मदद से किसी भी तरह की शील्ड और डिफेंस को तोड़ा जा सकता था। अभी पंखुड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूत के सामने की शील्ड को तोड़ना ही था, क्योंकि उसके बिना वो उस भूत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसीलिए पंखुड़ी ने भी अपना सबसे खास तरीका अपनाना बेहतर समझा। अब ये लड़ाई पंखुड़ी के लिए बच्चों का खेल बन चुकी थी, जबकि अभी तो बस उसने शुरुआत की थी। पंखुड़ी के जादू के एक ही वार से एक भूत ढेर हो गया। वो घिसटता हुआ जमीन पर जा गिरा। इसके बाद पंखुड़ी ने उस भूत को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। ये देखकर जिस भूत का आकार 2 गुना था और जिसके आगे लाल रोशनी चमक रही थी, वो अपने साथी भूत की मदद करने के लिए गया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ उड़ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे उलझने का अंजाम होता क्या है। 2 गुने आकार वाले भूत ने हंसते हुए कहा। 2 गुने आकार वाला भूत अब तक काफी ताकत हासिल कर चुका था और उसने पंखुड़ी का बनाया हुआ सारा जाल तोड़ दिया था। पंखुड़ी की सारी मेहनत पर पानी फिरता देख भूतों के हौसले दोबारा बढ़ने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब राज और पंखुड़ी को हराने का असली मौका आ चुका है। जैसे ही भूतों को पकड़ने का जाल टूटा, भूत शक्तियों से आजाद हो गए और वो राज की तरफ बढ़ने लगे। वो राज का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। बस ऐसा ही करके वो पंखुड़ी को चुनौती दे सकते थे। हमें यहाँ से भागना पड़ा। दोनों भूतों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें किसी के आगे इतना बेबस होना पड़ेगा कि उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़े। इस समय राज जमीन की ओर झुककर अपना फोन उठा रहा था। हे भगवान, राज! राज की तरफ बढ़ते खतरे को भांपकर पंखुड़ी जोर से चिल्लाई और उसने अपने पैर जमीन पर पटके वो बिजली जैसी रोशनी से भूतों की तरफ दौड़ने लगी। हालांकि दोनों में से एक भूत ने अपनी रफ्तार पहले ही बढ़ा ली थी, इसीलिए वो पंखुड़ी के हाथ में आने वाला नहीं था। वो भूत बेकाबू होकर राज की तरफ बढ़ने लगा। आज तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। पहले तुझे खाऊंगा, इसके बाद तेरी साथी को भी मौत के घाट उतार दूंगा। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों ने यहाँ आकर अपनी मौत को न्योता दिया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। भूत जोर से चिल्लाया और राज को खाने दौड़ा। राज का ध्यान इन दोनों भूतों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस अपना फोन उठाना चाहता था। जैसे ही राज अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, उसकी लाइट एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ती है। राज को जमीन पर एक पौधा दिखाई देता है। इस पौधे का आकार सांप के आकार का था। उसके पूरे भाग में काले रंग के धब्बे थे। ये तो जहर भरा सर्पिला पौधा है। शल्य ने पहाड़ी इमारती में इसी पौधे की तो बात कही थी। इस पौधे को देखकर राज को शल्य की दवाई के इंग्रेडिएंट्स याद आ गए। वो इस पौधे को जानते थे। राज ने बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया और पौधे को खींच लिया। राज को लग रहा था कि अगर ये पौधा शल्य को मिल जाए तो शायद बात बदल सकती है। धड़ाम! राज के पौधे तक पहुंचते ही जोरदार आवाज आती है और पंखुड़ी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या राज ने पौधे को छूकर फिर से अपनी जान का खतरा मोल ले लिया था?